Good morning students, how are you all? Fine. तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी शुरुआत हुई थी, देखो 2 वीडियो बन चुकी हैं। 2 वीडियो में आई होप काफ़ी कुछ आप लोग समझ चुके हों। इसको एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि ये फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, सबसे पहले इस पिक्चर से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था हमने, कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, फेजेस पढ़े थे इसके, इंडस्ट्रियल चेंज के फेजेस, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़। स्टीम इंजन और जेम्स वाट पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने लाइफ ऑफ वर्क, सेकंड वीडियो में, ये तो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, फिर हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा लाइफ ऑफ वर्कर्स की, वर्कर्स की लाइफ कैसी थी, इनकी फ़ोटोज़ देखी थी हमने। फिर हमने पढ़ा था एज ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का इंडिया के टेक्सटाइल का एज पढ़ा था, बॉम्बे हार्बर्स, वीवर्स के साथ क्या हुआ था, मैनचेस्टर्स जब इंडिया आए थे तब क्या हुआ था, फैक्ट्रीज कम अप। इतना हम पढ़ चुके हैं सेकंड वीडियो में। अब हम इस वीडियो से शुरू करेंगे द अर्ली इंटरप्रीनियर। अर्ली इंटरप्रीनियर जो है वो इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हु सेट अप द इंडस्ट्रीज़। अब ये इंडस्ट्रीज़ बनाता कौन था? इन बंगाल, बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न टू द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो चाइना में ट्रेडिंग कर रहे थे। चाइना में ट्रेडिंग करते करते उन्होंने वो टर्न हुए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में। अभी तक वो ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग करते करते वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करने लगे, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने लगे। सेठ हुकुमचंद, अ मारवाड़ी बिजनेसमैन, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उन्होंने सेटअप किया था फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा। कैलकाटा में फर्स्ट जूट मिल उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, बनाई थी इन 1917 में। ऑल्सो ट्रेडिंग विद चाइना, और चाइना के साथ वो ट्रेडिंग भी करते थे। सो डिड द फादर एज वेल एज ग्रैंड फादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट और जी.डी. बिरला। जी.डी. बिरला देखा जाए तो जी.डी. बिरला के ये फादर और ग्रैंड फादर इनको कहा जाएगा, फेमस ग्रैंड फादर या फादर इनको कहा जाता है। उसके बाद देखो पार्टनर्स इन इंटरप्रीनियर, जे.एन. टाटा, यहाँ पे जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, सर आर.जे. टाटा और सर डी.जे. टाटा, ये चारों यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। अब ये वर्कर्स जो थे वो कहाँ से आते थे, ठीक है। बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री इन 1911 केम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी, ठीक है। अब जो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री थी जो कि 1911 में बनी थी, उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो यहाँ के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी जो यहाँ का पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट था रत्नागिरी, वहाँ से आते थे। द मिल ऑफ कानपुर गॉट मोस्ट ऑफ देयर टेक्सटाइल हैंड फ्रॉम द विलेजेस विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर। जो कानपुर के जो मिल था, कानपुर का जो मिल था, उस मिल में काम करने वाले लोग जो है वो कानपुर के आसपास जो विलेजेस थे वहाँ से आते थे। मिल वर्कर्स मूव बिटवीन द विलेज एंड द सिटी, रिटर्निंग टू देयर विलेज होम ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल। अब ये मिल वर्कर्स जो थे वो गांव से शहर और शहर से गांव मूव करते रहते थे। वो अपने घर जो है, अपने गांव या अपने घर जो है वो वापस हार्वेस्ट के टाइम पे और फेस्टिवल के टाइम पे वो चले जाते थे अपने अपने घरों में। हेड जॉबर, देखो ये फ़ोटो दे रखी है, हेड जॉबर। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो क्या करते थे, वो एक जॉबर बना देते थे। जो जॉबर जो था वो ऐसा आदमी होता था जो कि नए रिक्रूटमेंट को, यानी कि नए लोगों को वो जॉब्स दिलाता था। जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे आज की डेट में जैसे ठेकेदार होते हैं। अब ठेकेदार क्या करते हैं, वो कहीं से ठेका ले लेते हैं और वो फिर क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी लेबर्स को लगा देते हैं। तो ऐसे ही जॉबर्स जो थे वो उस समय इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो हायर कर देते थे, और जॉबर्स जो होते थे वही
नए नए लोगों को इसमें रिक्रूट करते थे। वेरी ऑफन द जॉबर्स वॉज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। जॉबर्स जो थे वो कौन होते थे, जो वर्कर्स होते थे ना कंपनी के, इंडस्ट्रीज़ के, उसी में से किसी ओल्ड और ट्रस्टेड जो कि भरोसेमंद आदमी होता था उसको जॉबर बना दिया जाता था। ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, इंश्योर्ड दैम जॉब, हेल्प दैम सेटल इन द सिटी। ये क्या करते थे, ये लोग विलेज में जाते थे ये जॉबर्स, और वहाँ पे जाकर करके लोगों को इंश्योर करते थे कि उनको जॉब ज़रूर मिलेगी, और उनको शहरों में आकर के सेटल भी करते थे। एंड प्रोवाइड दैम मनी इन टाइम ऑफ क्राइसिस। और जब क्राइसिस होता था या जैसे फैक्ट्री वगैरह बंद हो जाती थी या काम नहीं होता था तो उस समय में वो इनको पैसे भी देते थे। ही बिगिन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट फॉर हिज फेवर एंड कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। ये क्या करते थे, ये इनकी डिमांड्स को पूरा करते थे, इनको समय समय पे गिफ्ट भी देते थे ताकि ये इनकी लाइफ्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। आप देखो यहाँ पे स्पाइनर एट वर्क इन अहमदाबाद मिल की एक फ़ोटो दे रखी है यहाँ पे, जहाँ पे स्पिनिंग का काम हो रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं द प्रीक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की क्या क्या प्रीक्युलरिटीज़ हैं। दे एस्टेब्लिश टी एंड कॉफ़ी plantation, acquiring land at cheap rate from the colonial government, and they invested in mining indigo and jute. अभी क्या करते थे, टी और कॉफ़ी प्लांटेशन जो है, टी और कॉफ़ी प्लांटेशन भी इस्टेब्लिश करने लगे सस्ते दामों पे लैंड को लेकर के, किससे, कॉलोनियल गवर्नमेंट से, और ये इन्वेस्टेड करने लगे माइनिंग में, इंडिगो में और जूट प्रोडक्शन में भी ये लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे। मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्राइमरली फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। अब ये लोग जो थे वो देखो बच्चों, These were products required primarily for export trade and not for sale in India. ये लोग जो थे, ये लोग क्या करते थे, जो भी इनका सामान बनता था या जो भी प्रोडक्ट ये लोग बनाते थे, इस प्रोडक्ट को ये लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे थ्रू ट्रेड, यानी कि व्यापार के द्वारा ये इसको बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर देते थे। ये इनकी प्राथमिकता होती थी, नॉट फॉर सेल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सेल करना जो था वो इनकी प्राथमिकता नहीं थी। ये क्या करते थे, ये इसको एक्सपोर्ट कर देते थे। एट द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के तहत गैदर्ड मोमेंटम, नेशनलिस्ट मोबिलाइज पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ। अब ये लोग जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो क्या करते थे, सामान तो यहाँ पे बना करके कहाँ कर दिया, ट्रेडिंग कर दी, बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर दिया। अब स्वदेशी मूवमेंट के तहत क्या हुआ था कि गैदरिंग हुई थी, सब लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने फॉरेन क्लोथ का, फॉरेन सामानों का बॉयकॉट किया था, लोगों ने मिल करके। ये आपने पढ़ा था उसमें, नेशनलिज्म इन इंडिया में ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज स्लो। आप देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो स्लो हो गया, कम हो गया। क्यों हो गया? द वॉर क्रिएटेड अ ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन। अब इस वॉर ने, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था हिटलर वाले चैप्टर में, हिटलर के चैप्टर में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो था वो हार गया था। जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी की स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्यों? वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा लगा था, उसके ऊपर लोन्स आ गया था, उसके ऊपर एलीज ने ट्रीटी लगा दी थी, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो वही प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया में भी हुई थी कि इस वॉर ने एक नई सिचुएशन इंडिया में ला दी थी, विद ब्रिटिश मेल्स बिजी विद वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड फॉर द आर्मी। ब्रिटिश मिल्स जो थी वो बिजी हो गई थी वॉर प्रोडक्शन में, जो वॉर था, जो वॉर में सामान जो यूज़ हो रहा था, उस सामान को प्रोड्यूस करने में जो ब्रिटिश मिल थी वो बिजी हो गई थी, जो कि आर्मी की ज़रूरत थी। आर्मी जो थी, जो लड़ाई लड़ रही थी, वॉर लड़ रही थी, तो उनको जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें ये मिल जो थी वो बनाने लग गई। मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइन। अब मैनचेस्टर जो थे वो क्या करते थे, वो इंपोर्ट करते थे, जिससे कि इंडिया का सामान जो है सारा इंपोर्ट कर दिया जाता था, जिसके कारण इंडिया में धीरे धीरे डिक्लाइन की स्थिति आ गई। सडनली इंडियन मिल हैड अ वास्ट होम मार्केट टू द सप्लाई। एज द वॉर
prolonged, Indian factories were called upon to supply war needed jute bag, cloth for army uniform, tents and leather boots, horse and mule sandals and host of these item. अब ये वॉर जैसे जैसे लंबा चलता गया तो क्या हुआ, जो इंडियन फैक्ट्रीज थी वो भी वॉर के लिए, वॉर में यूज़ होने वाले सामान को बनाने लगी, जैसे जूट बैग्स बनाने लगी, आर्मी यूनिफॉर्म बनाने लगी, टेंट्स बनाने लगी, लेदर के बूट्स बनाने लगी। ये सब चीज़ें जो हैं इंडियन मार्केट जो है, इंडियन फैक्ट्रीज जो है वो भी बनाने लगी। क्यों? क्योंकि इंडिया जो था, मैंने अभी बताया, इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको पिक्चर दिख रही होगी, पार्टनर्स इन एंटरप्रेन्योर जे.एन. टाटा। तो बच्चों ये देखो, आपको ये फ़ोटो दिख रही है, जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, जमशेदजी टाटा, ये सब फ़ोटो आपकी बुक्स में है, एक बार बुक खोल के देख लेना आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेंट, most of them about 67% in 1911 were located in Bengal and Mumbai। देखो 1911 तक करीब करीब 67% जो इंडस्ट्रीज थी वो बंगाल और बॉम्बे में थी। ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट, मतलब बाकी जो इसके अलावा जो वो था प्रोडक्शन था वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, यानी कि घरों में या छोटे छोटे शहरों में या कुछ लोगों से मिल कर के किया जाता था, और ये भी अभी कंटिन्यू चल रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको लोकेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन दे रखी है। कहाँ कहाँ थी लार्ज स्केल इंडस्ट्री? पंजाब में थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में थी, बिहार में थी, बंगाल में थी। देखो बंगाल में कितनी ज़्यादा है, बंगाल में और मद्रास में ज़्यादा है ये। तो बच्चों ये देख रहे हो आप लोग, बंगाल में कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी। ये मोटा सा हाईलाइट हो रखा है मद्रास, बॉम्बे में, मद्रास में, तो इन जगह इंडस्ट्रीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अ हैंड वोवन क्लॉथ, यानी कि हाथ से बना हुआ कपड़ा जो है, अभी पीछे बताया था ना, तो ये हाथ से बना हुआ कपड़ा है, ये देख रहे हो आप लोग। अब आगे हम पढ़ते हैं मार्केट फॉर गुड्स। ठीक है, गुड्स के लिए कौन कौन क्या क्या मार्केट था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर अटेम्प्ट टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट। ठीक है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो थे वो इंडियन मार्केट में से न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, पीपल हैव टू बी परस्यूटेड टू बाय देम। जो नई नई चीज़ें ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स बनाते थे वो इंडियन मार्केट में आ जाते थे, नए नए प्रोडक्ट्स, और यहाँ के लोगों को परस्यूटेड किया जाता था कि वो इसको खरीदें, इसको बाय करें। न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, पीपल हैव टू बी परस्यूटेड टू बाय देम। ठीक है, नए नए सामान आ जाते थे, नए नए सामान इंडियन मार्केट में आते थे और लोगों को परस्यूट किया जाता था कि वो उसको खरीदे। दे ट्राई ऑफ शेप द माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। वो लोगों की सोच को चेंज करते थे, मतलब कि लोगों की सोच को ऐसे कर देते थे कि जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो उनकी नई चीज़ें जो है वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग है। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविज़न स्क्रीन, इन सब चीज़ों में वो अपनी जो प्रोडक्शन था वो उसको दिखाते थे। जैसे कि देखो आपको ये दिख रहा है, ग्राइप वाटर कैलेंडर बना दिया उन्होंने। ग्राइप वाटर क्या होता है, जो बच्चों को दिया जाता है, छोटे बच्चों को, तो इसको उन्होंने कैलेंडर में दिखा दिया था 1928 में। दिख रहा है सबको? तो इस टाइप से वो जो थे मैनचेस्टर लेबर अर्ली 20th सेंचुरी में जो मैनचेस्टर्स ने एक लेबल बनाया था वो देखो, ये लेबल है। उसके बाद देखो आगे देखो, महाराजा रंजीत सिंह ऑन अ मैनचेस्टर लेवल, महाराजा रंजीत सिंह को एक मैनचेस्टर लेवल में दिखाया गया है। सनलाइट सोप कैलेंडर ऑफ 1934 में एक सोप हुआ करता था, सनलाइट सोप, जिसको प्रचार प्रसार करने के लिए देखो कैसे भगवान बना रखे हैं और उनके आगे सोप पड़े हैं। इंडियन मिल कॉटन लेबल, जो इंडियन मिल थी उसमें देखो कपड़े को कैसे दिखाया गया है कि ये भगवान है और भगवान को लोग जो है वो कपड़ा दे रहे हैं या भगवान उनको कपड़ा दे रहे हैं, तो इसको एज अ लेबल यूज़ किया गया था। अब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब सामान तो बना दिया,
अब उसका एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है। व्हेन मैनचेस्टर्स इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया, जब मैनचेस्टर्स जो होते थे वो अपना कपड़ा इंडिया में बेचते थे, दे लेबल वॉज ऑल्सो बी अ मार्क ऑफ क्वालिटी, उनका लेबल जो था, जो अभी आपने देखा पीछे, उनका लेबल जो होता था वो एक मार्क था क्वालिटी के लिए। व्हेन बायर सॉ मेड इन मैनचेस्टर्स, जब लोग खरीदते थे तो उसमें लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ, वो इस सामान को खरीदते हुए अपने अंदर कॉन्फिडेंट होते थे, मतलब कि उनको पता होता था, उनको लगता था कि ये चीज़ जो है ये अच्छी है। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेस, ठीक है, भगवान के देवी देवताओं के इमेजेस को वो यूज़ करते थे। रेगुलरली अपेयर्ड ऑफ दीज लेवल, इन लेवल्स को बनाने में, इनका एडवर्टाइजमेंट करने में, वॉज एज इफ़ द एसोसिएशन विद द गॉड, मतलब कि लोगों गॉड का पूरा एसोसिएशन, गॉड का पूरा देवी देवताओं की जो फोटो होती थी, पिक्चर्स होती थी, उनको भी ये लोग यूज़ करते थे एज अ एडवर्टाइजमेंट। The imprinted images of Krishna or Saraswati was also intended to make the manufacture for a foreign and appear somewhat familiar to Indian people. जो कृष्णा सरस्वती थी, इन लोगों की फ़ोटो भी यूज़ की जाती थी मैन्युफैक्चरिंग में, फॉरेन लैंड में, मतलब कि इंडियन पीपल के दिमाग में बिठाने के लिए इन देवी देवताओं की फ़ोटो जो है वो इसमें यूज़ होती थी। कैलेंडर्स वर यूज हंग इन टी शॉप्स एंड इन पुअर पीपल होम जस्ट एज मच एज ऑफिसेज एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट। कैलेंडर्स बनाए जाते थे एज अ एडवर्टाइजमेंट, और उन कैलेंडर्स को टी शॉप्स में और जो गरीब लोग होते थे उनके घर में टांग दिया जाता था, मिडिल क्लास लोगों में, मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स में, ऑफिसेस में टांग दिया जाता था, ताकि लोग जो है उसको देखते रहें। एम्परर एंड नवाब एडॉर्न, राजा महाराजों की फ़ोटो भी इसमें होती थी। द मैसेज वर ऑफन सीन टू से इफ़ यू रिस्पेक्ट ऑफ द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। इसका मैसेज सिर्फ यही होता था कि अगर आप इस रॉयल फिगर की इज़्ज़त करते हो तो आपको इस प्रोडक्ट की भी इज़्ज़त करनी होगी। व्हेन द प्रोडक्ट वॉज बीइंग यूज्ड बाय किंग्स, जब ये प्रोडक्ट ये राजा महाराजा यूज़ कर सकते हैं और प्रोड्यूस यूज्ड रॉयल कमांड, इट क्वालिटी वुड नॉट बी क्वेश्चन, तब इसकी क्वालिटी पे कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं किया जाता है। मतलब कि जैसे कैलेंडर में देखा अभी पीछे आपने, भगवान थे, भगवान जो है वो कपड़े जो है लोगों को दे रहे हैं, तो इनका कहना था कि जब भगवान जो है वो कपड़े दे रहे हैं तो दैट मीन्स इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है, तभी भगवान इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और भगवान जो है वो लोगों को दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। ये एडवर्टाइजमेंट जो था ये आगे चल के एक व्हीकल का काम करता है स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाने में, यानी कि नेशनलिस्ट मैसेज को बढ़ाने में ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है। आप देखो, अब हम पढ़ते हैं, तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। अब हमें इसका एक कंक्लूज़न देख लेते हैं। द एज ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैज़ मेड मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का जो एज था वो एक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उसको हम एक टेक्नोलॉजिकल चेंज कह सकते हैं। ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज़ एंड द मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स। ठीक है, इन फैक्ट्रीज़ जो है, इन फैक्ट्रीज़ की ग्रोथ कैसे हुई, कैसे नए इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स सामने आई। हाउएवर एज यू हैव सीन, हैंड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। इसी तरीके से जो हैंड टेक्नोलॉजी थी, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, इसने भी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल फेजेस थे, वो सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। एक बार फिर से हम स्लाइड देख करके क्विक रिव्यू कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को एक बार में और अच्छे से समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा देख लेते हैं।
इस चैप्टर के 3 वीडियोस बने हैं और तीनों वीडियोस एक के साथ एक लिंक्ड हैं। आप प्लीज़ तीनों वीडियोस देखिए, तभी आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर होगा। देखो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। इस पिक्चर से हमने शुरुआत की थी 2 मैजिशियंस से। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, फिर हमने इसका रिवॉल्यूशन पढ़ा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, हमने कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस के क्या क्या फेज़ थे। फोर फेज़ थे, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ विद स्टीम इंजन एंड जेम्स वॉट हमने पढ़ा। इसके बाद हमने लाइफ ऑफ वर्कर्स पढ़ा कि वर्कर्स की लाइफ कैसी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल का एज जो था, क्या क्या समस्याएं थी, कैसे कैसे हुआ बढ़ा था, और वीवर्स के साथ क्या हुआ था, मैनचेस्टर्स इंडिया में आए तब क्या हुआ था, फैक्ट्रीज़ कब कब और किस किस ने लगाई थी। फिर हमने पढ़ा था अर्ली इंटरप्रीनियर्स जो थे वो कौन कौन थे, पहले के इंटरप्रीनियर्स। फिर भी इनके जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें वर्कर्स कहाँ से आते थे। फिर ये हमने हेड जॉबर के बारे में पढ़ा था कि हेड जॉबर जो है वो उसका क्या काम होता था। फिर हमने पढ़ा प्रीकुलरिटीज़ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ की प्रीकुलरिटीज़ क्या थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज स्लो, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो स्लो हो गया था। क्यों स्लो हुआ था ये सब हमने पढ़ा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट, ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा मार्केट फॉर गुड्स, इस गुड्स के लिए मार्केट कौन सा था। फिर इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे होता था, ये सब एडवर्टाइजमेंट की पिक्चर्स थी। देख रहे हो ये सब पिक्चर, सनलाइट सोप की पिक्चर ऐसे थी देखो भगवान बैठे हुए हैं और उनके आगे सोप रखा हुआ है। ये देखो कपड़े की कॉटन मिल कॉटन की कैसे एडवर्टाइजमेंट की गई थी कि भगवान जो है वो कपड़ा दे रहे हैं लोगों को। तो ये एडवर्टाइजमेंट के ये तरीके थे। इसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा कंक्लूज़न। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको पॉज करके देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिंक मिलते रहें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।